सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संवाद किस प्रकार से लिखे जाते हैं, संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए तथा एक उचित संवाद में किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो चलिए पहले यह जानते हैं संवाद किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। अर्थात जो हम किसी से बातें करते हैं उन्हीं बातों को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप अथवा संभाषण होता है उसी को संवाद कहते हैं। तो संवाद दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातों को कहते हैं। और इस प्रकार यदि इसी संवाद को हम लिपिबद्ध या लिख देते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातों को संवाद कहते हैं तथा जब उन्हीं बातों को हम लिख देते हैं उन्हें संवाद लेखन कहते हैं। एक अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हो। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। संवाद छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए। दूसरा है संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। संवाद थोड़े रोचक होने चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न हो। संवाद लिखते समय यह ध्यान देना है कि इसकी भाषा ऐसी हो कि पढ़ने वाला आसानी से समझ सके और इसमें किसी कठिन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो प्रचलन में न हो। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। संवाद लिखते समय हमें यह ध्यान देना है कि जिस पात्र का हमने चयन किया है उसकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, उसी हिसाब से हमको उसका संवाद लिखना चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति या ग्रामीण व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों की तरह बात नहीं करता, इसलिए इन दोनों का ध्यान आपको रखना होगा पात्रों के हिसाब से। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। संवाद का एक विषय होना चाहिए और वह संवाद उस विषय को पूर्णतः स्पष्ट करता हो। मतलब वो सारा संवाद उसी विषय पर निर्भर होना चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। आप संवादों में व्यंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी संवादों में सजीवता आ जाती है। आप संवाद के अंतर्गत यदि मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो संवाद और भी आकर्षक हो जाता है। संवाद में प्रवाह क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। इसका अर्थ है संवाद में एक बात जब तक खत्म न हो तब तक दूसरी बात का प्रयोग न किया जाए, दूसरे विषय का प्रयोग न किया जाए और जो विचार हम व्यक्त कर रहे हैं वो तर्क की कसौटी पे सही उतरे। दूसरा है संवाद देश काल व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। अब जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो हमें संवाद का लेखन भारत देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ये समय कौन सा चल रहा है इसका भी ध्यान देना चाहिए तथा जिस व्यक्ति पर यह संवाद हो रहा है और जिस विषय पर यह संवाद हो रहा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। संवाद सरल भाषा में होना चाहिए ताकि आसानी से इसे समझा जा सके। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। इसका अर्थ है संवाद में
सत्यता जितनी अधिक होगी, जितना वह जीवन के करीब होगा, उसमें उतनी ही अधिक रोचकता उत्पन्न होगी। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। संवाद की शुरुआत रोचक हो तथा उसका अंत भी रोचक होना चाहिए। ऊपर दी गई विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें जीवनगत यथार्थ को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जागती है। ये संवाद लेखन के लाभ हैं। अब एक संवाद है, रोगी और वैद्य के बीच का संवाद। रोगी और वैद्य के बीच का संवाद। तो इसे लिखते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि हम शुरुआत किससे करें। विषय है रोगी और वैद्य के बीच का संवाद। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है, अगर हम वैद्य से शुरू करते हैं तो क्या कोई वैद्य पहले रोगी के पास पहुंच जाता है? अक्सर तो यही होता है कि रोगी वैद्य के पास पहले पहुंचता है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम रोगी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि रोगी जाएगा किसी अस्पताल में तभी ना वो बात करेगा डॉक्टर से। तो यहाँ रोगी से शुरू करेंगे हम। इस बात का ध्यान देना है कि शुरुआत किससे करें। तो रोगी से शुरुआत करेंगे। तो रोगी, रोगी के बाद योजक चिन्ह। अब छोटे कोष्ठक के अंतर्गत रोगी के मन में क्या भाव थे, वह किस प्रकार से गया, ये सारी बातें लिखनी जरूरी हैं। देखिए पहले क्या कर रहा है रोगी। औषधालय में प्रवेश करते हुए, वैद्य जी नमस्कार। इसमें अल्प विराम, विस्मयादि सूचक, प्रश्न सूचक तथा अन्य चिन्हों का प्रयोग करना, बेहद सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। रोगी का कथन समाप्त हुआ। उसके बाद हम वैद्य के कथन पे आएंगे। रोगी के नमस्कार करने के बाद वैद्य ने क्या कहा? तो वैद्य ने भी नमस्कार किया। आइए, पधारिए, कहिए क्या हाल है। अब क्या हाल है प्रश्न पूछा, इसलिए उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। अब वैद्य के प्रश्न पूछने के बाद रोगी का उत्तर आएगा। रोगी कहता है, पहले से बहुत अच्छा हूं, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। अब इसके बाद वैद्य का कथन आएगा। वैद्य कहता है, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी। आज दूसरी दवा देता हूं, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अब इसके बाद रोगी का कथन, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूं। इसके बाद वैद्य का कथन, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब रोगी कहता है, कृपया खाने को बताइए, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य, फल फूल खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज करिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। अब देखिए वैद्य ने जो सलाह दी खाने के लिए कि फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज करिए। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि खट्टे फल खूब खाइए, क्योंकि डॉक्टर ये नहीं कहेगा आपसे। तो कथन किसके द्वारा कहा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रोगी, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, बहुत प्यास लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ? वैद्य, शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी, अच्छा, धन्यवाद, कल फिर आऊंगा। वैद्य कहता है, अच्छा, नमस्कार। तो ये था रोगी तथा वैद्य के मध्य संवाद। के अंतर्गत आपको यह ध्यान देना है कि संवाद की शुरुआत किस प्रकार की जाए, किस पात्र का चयन किया जाए संवाद की शुरुआत में, और
पात्र के मन में जो विचार होते हैं उन्हें छोटे कोष्ठक के अंतर्गत लिखना चाहिए। संवाद के अंतर्गत जो चिन्ह होते हैं, अर्धविराम, अल्प विराम, विस्मयार्थ सूचक, प्रश्न सूचक, इन सारे चिन्हों का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार शुरुआत होती है संवाद की, जिस रोचकता से, उसी रोचकता से इसका अंत भी होना चाहिए।